नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। और आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने थाईलैंड में आज समाप्त हुई एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। इसी प्रतियोगिता में अरविंद सिंह ने लाइट वेट मेंस सिंगल स्कल्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत आज से स्पेन के हुएवलवा में शुरू हुई BWF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत आज पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। और इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद ईस्ट बंगाल का सामना केरला ब्लास्टर्स से होगा। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत ने थाईलैंड में आज समाप्त हुई एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीत लिए हैं। आज अरविंद सिंह ने लाइट वेट मेंस सिंगल स्कल्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और साथ में आज 3 रजत भी जीते। कल भी हमने 1 स्वर्ण पदक जीता था। तो बड़ा ही शानदार प्रदर्शन भारत ने एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में किया है। क्या कुछ कहेंगे मनोज? देखिए सिद्धार्थ जी, अरविंद सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, टोक्यो ओलंपिक खेलों में, और अर्जुन लाल के साथ बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया था। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 11वां स्थान था। सेमीफाइनल में ये जोड़ी पहुंची थी हमारी। लेकिन सिंगल स्कल्स हमारी एक ताकत रही है और इसमें इन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, 7 मिनट 55.942 सेकंड का समय निकाला, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतना अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ प्रदर्शन है। मैं तो ये कहूंगा कि जो इंदरपाल सिंह ने और कासम खान ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो भारत को राह दिखाई थी ओलंपिक में जाने की, उसका इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका बखूबी फायदा उठाया। क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे 2004 को अगर आप छोड़ दें तो हर ओलंपिक में भारत की ओर से कोई ना कोई रोअर यानी जो नौका चालक है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता रहा है। और एशियन चैंपियनशिप एक तरह का टॉनिक होती है जो ओलंपिक में के अभ्यास के तौर पर उनके बहुत काम आती है। अब आप बजरंग लाल ठाकुर को देखिए, वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में शिरकत करते हैं। दत्तू बर्मन जो है 2016 के रियो ओलंपिक में जाते हैं और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं 2018 का। ये अपने आप में काबिले तारीफ प्रदर्शन है। तो भारत ने इस तरह से मैं कहूंगा ओलंपिक में की दहलीज तक पहुंचना ही नहीं बल्कि उसके बाद इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की भी जो प्रयास किए हैं और उसके बाद स्वर्णिम सफलता हासिल की है, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो आज उन्होंने समय लिया है 7 मिनट 55.942 सेकंड का समय, और अगर देखें तो उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे उज्बेकिस्तान, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जो नामचीन खिलाड़ी थे वो उनके अपोनेंट थे, लेकिन उन्होंने सभी को पीछे छोड़ा और देश के लिए ये गौरव हासिल किया। जी हाँ, बिल्कुल। उज्बेकिस्तान, चाइना, वियतनाम, जैसे कि आपने बताया, ये नौकायन की फील्ड में काफी बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं, खासकर चाइना, और उनको पीछे बहुत सहजता के साथ छोड़ना यही इंगित करता है कि हम नौकायन की जो इवेंट है, नौकायन का जो खेल है, इसमें हम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और अगले ओलंपिक में मुझे बहुत खुशी होगी कि हम कम से कम 2 इवेंट्स में क्वालिफाई करें। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इसके साथ ही दूसरी जो स्पर्धाओं में भारत ने अगर हम बात करें, पुरुष लाइट वेट डबल स्कल्स, पुरुष क्वाड्रपल जिसमें 4 खिलाड़ियों की टीम होती है, और पुरुष कॉक्सलेस 4 स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक जीता है। 3 रजत पदक आज भारत ने जीते हैं। एक बड़ा ये कहेंगे कि क्योंकि इन सभी स्पर्धाओं में, क्योंकि ये आसान नहीं, आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह की स्पर्धाएं और क्या कुछ होता है। देखिए, ये जो आपने अरविंद सिंह का जिक्र किया, ये बुलंदशहर के खाबरा गांव से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन आर्मी से हैं, और सच कहा जाए तो भारतीय नौकायन को फर्श से अर्श पर पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी पर है। और उसी के जो खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष लाइट वेट डबल स्कल्स हो, पुरुष क्वाड्रपल जो जिसपे 4 खिलाड़ी शिरकत करते हैं, कॉक्सलेस 4 हो, इन सब में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। और हम एक टीम के तौर पर, जिसे कहते हैं एक संगठित प्रयास से बहुत आगे बढ़े हैं। और मुझे खुशी होगी कि यहाँ अब, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाइंग नहीं था, लेकिन यहाँ हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करें और इस रजत पदक को सिल्वर मेडल में
कम से कम रजत पदक को गोल्ड मेडल में बदलें, यही हर भारतवासी चाहता है। बिल्कुल। और अगर हम पुरुष लाइट वेट डबल्स स्कल्स की बात करें तो इसमें आशीष फोगाट और सुखजिंदर सिंह ने जो 7 मिनट 12.568 सेकंड का समय दिया, जबकि हम क्वाड्रपल स्कल्स की बात करें तो बिट्टू सिंह जैसा कि 4 खिलाड़ी हैं इसमें, जाकर खान, मंजीत कुमार और सुखमीत सिंह की टीम ने 6 मिनट 33.661 सेकंड का समय लिखा। और फोटो फिनिश में अगर हम देखें तो बहुत ही, चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद भी 3 अंक हैं, तो 0.523 सेकंड से जो भारतीय टीम है ये स्वर्ण से चूक गई। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कितना कड़ा मुकाबला था कि आप 0.523 सेकंड से आप रह जाते हो। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ऑलमोस्ट ये फोटो फिनिश हो गई स्थिति की आप बिल्कुल जिसे कहते हैं स्वर्ण पदक की दहलीज पर थे, बिल्कुल मार्जिन पर आप स्वर्ण पदक से चूके हैं। लेकिन जो टाइमिंग आपने बताया कि उनके 6 मिनट कुछ सेकंड्स के जो टाइमिंग आए हैं वो शायद क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि जब ज्यादा लोगों का जोर लगता है, 3-4 लोग जब एक साथ प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सिंगल स्कल्स है उससे टाइमिंग बेहतर होते ही हैं। तो टाइमिंग तो और अच्छे होने चाहिए, मैं तो समझता हूं, क्योंकि ओलंपिक हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि 2000 से लेकर हम 2004 को छोड़ दें तो लगातार हम ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं। अगर इसी तरह से हम और आगे बढ़ते रहें तो 2024 नहीं तो 2028 तक एक पदक आप उम्मीद कर सकते हैं, ओलंपिक का पदक नौकायन की इवेंट में। जी, और बिल्कुल। और जैसे कि कॉक्सलेस 4 की हम बात कर रहे थे कि 4 खिलाड़ियों के साथ जसवीर सिंह हैं, पुनीत कुमार हैं, गुरमीत सिंह हैं और चरणजीत सिंह हैं। इन्होंने जो इनकी टाइमिंग रही है 6 मिनट 51.661 सेकंड के समय के साथ इन्होंने जो दूसरा स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो 6 मिनट 51.661 सेकंड का समय भी काफी, मतलब ये कॉम्पिटिटिव टाइम है और इस तरह से ये दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये आपकी हौसला अफजाई होती है, आपका मनोबल बढ़ता है। और क्योंकि एशियन चैंपियनशिप जिसमें जैसा कि आपने बताया कि उज्बेकिस्तान, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड के नौका चालक यहाँ मौजूद थे, तो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, जब आपका कंपटीशन हार्ड होता है तो आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, आपके टाइमिंग सुधरते हैं, और जब टाइमिंग सुधरते हैं तो आगे की उम्मीद भी जगती है। तो आप उम्मीद कीजिए 2024 के ओलंपिक में कम से कम 2 इवेंट्स में भारत जरूर क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम कल के इवेंट पर अगर एक नजर डालें तो कल अर्जुन लाल और रवि ने जो पुरुषों के डबल स्कल्स स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी और कल परमिंदर सिंह ने पुरुषों के सिंगल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, अर्जुन लाल बहुत तजुर्बेकार प्लेयर हैं, अरविंद सिंह के पार्टनर थे। ये टोक्यो ओलंपिक में डबल स्कल्स इवेंट में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया। जब एक खिलाड़ी आपका ओलंपियन होता है तो उसके साथ कोई दूसरा आ जाए जो बेशक उनके साथ उतना बड़ा खिलाड़ी ना हो, लेकिन उसके प्रदर्शन में निखार आता है। खरबूजे को देखकर कहते हैं ना, खरबूजा रंग बदलता है, वही कुछ कहानी यहां भी फिट बैठती है। एक खिलाड़ी आपके पास तजुर्बेकार हो तो उसका साथी जो होगा, बेशक वो युवा ही क्यों ना हो, उसके प्रदर्शन में टीम के तौर पर दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो आगे की उम्मीद भी जगती है। बिल्कुल। तो ये तो बात थी नौकायन की। भारत आज से स्पेन में शुरू हुई BWF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत आज पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स की बात करें तो इसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु पहले दौर में बाई मिलने के कारण अगले दौर में पहुंच गई हैं। महिला डबल्स में पूजा डांडू और संजना संतोष अपने पहले दौर का मुकाबला आज खेलेंगे। पुरुष डबल्स की बात करें तो मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी अपनी चुनौती पेश करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पहले दौर में बाई मिलने के कारण अगले दौर में पहुंच गई है। अगले दौर में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिला सिंगल्स की PV सिंधु का जो सामना है वो मार्टिना रेपिस्का से होगा और साइना नेहवाल चोटिल होने के कारण इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। आइए सुनते हैं इसके ऊपर हमारी स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट।
BWF विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हुई और ये मुकाबले 19 दिसंबर तक चलेंगे। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु खिताब की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। हालांकि उन्हें पहले दौर में बाई मिली है, जिससे वो अगले दौर में पहुंच गई हैं। मौजूदा समय में सिंधु जबरदस्त फॉर्म में हैं। सिंधु फ्रेंच ओपन, इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन में लगातार 3 सेमीफाइनल में पहुंची थी और विश्व टूर फाइनल में अपना दूसरा रजत पदक हासिल किया था। उन्होंने ये खिताब 2 साल पहले स्विट्जरलैंड के बासिल में जीता था। महिला सिंगल्स मुकाबलों में इस बार 3 बार की चैंपियन कैरोलिना मारिन और 2017 की विश्व विजेता नोजोमी ओकुहारा भाग नहीं ले रही हैं। हालांकि भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल भी चोट के कारण इस विश्व चैंपियनशिप से बाहर होंगी, इसलिए महिला सिंगल्स के मुकाबले उतने दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण शायद ना हो। ऐसा माना जा रहा है कि कई शीर्ष महिला खिलाड़ियों के टूर्नामेंट से हटने के बाद सिंधु खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हैं। लेकिन ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी दुनिया की 9वीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग, चीनी ताइपे की शीर्ष वरीयता प्राप्त ताई जुयिंग और कोरिया की युवा सनसनी एन सेयांग से कड़ी टक्कर मिलेगी। स्पेन में हो रहे इस टूर्नामेंट में इंडोनेशिया का दल और पुरुष सिंगल्स के 2 बार के विजेता किंतो मोमोता जैसे खिलाड़ी भी भाग नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत जैसे भारतीय खिलाड़ियों को फायदा पहुंच सकता है। नीलम अलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मनोज, शुरुआत करते हैं आज होने वाले मुकाबले से। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत आज पहले दौर के मुकाबले अपने खेलेंगे। क्या कुछ लगता है क्या होने वाला है? देखिए, किदाम्बी श्रीकांत 12वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में, और पाब्लो एबियन जो कि स्पेन से ताल्लुक रखते हैं, इनसे इनका पहला मुकाबला है, जो 2015 के यूरोपीय गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता हैं और 4 ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं। 2008, 12, 16, 2020 सब में इनकी भागीदारी रही है, लेकिन बड़े खिताब से ये वंचित रहे हैं। और मुझे लगता है कि किदाम्बी श्रीकांत अपना नेचुरल गेम भी अगर खेलते हैं, जो अटैकिंग गेम है, तो उनको हराने में, पाब्लो को हराने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेकंड राउंड में इनके जो लू गुआन जू, जो चाइना से ताल्लुक रखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और कनाडा ओपन के खिताब जीत चुके हैं, यहां पर मैं समझता हूं कि उनको कड़ी टक्कर मिल सकती है चीन के खिलाड़ी से, क्योंकि इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और कनाडा ओपन 2 खिताब जीतकर उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में मौजूदगी का एहसास करा दिया है। और आज एक महत्वपूर्ण मैच और होने वाला है। महिला डबल्स में पूजा डांडू और संजना संतोष अपने पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे और साथ ही पुरुष डबल्स में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। और अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है पीवी सिंधु का, क्योंकि वो अगले दौर में अब वो बाई के कारण पहुंच गई हैं। उनका सामना मार्टिना जेपिस्का से होगा। कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, मैं इसको बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये पुरानी चैंपियन है, पिछली चैंपियन है और ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं हमारी पीवी सिंधु, और लगातार प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रही हैं। क्योंकि आपने रेपिस्का का जिक्र किया, स्लोवाकिया से ताल्लुक रखती हैं, 2017 की मोरक्को ओपन की स्वर्ण पदक विजेता, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा टाइटल इनको नहीं हासिल हुआ है। लेकिन अगर ये मुकाबला जीत जाती हैं, पहले राउंड में उन्हें बाई मिली है, दूसरा राउंड स्लोवाकिया की खिलाड़ी से, और फिर प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की कोकू वोंग से इनका मुकाबला होगा, जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रही हैं 2016 की, और पिछले साल स्पेन मास्टर्स के फाइनल में इस खिलाड़ी ने कैरोलिना मारिन को हराकर सनसनी फैला दी थी। तो एक बात तो यह है कि दोनों का जो खेल है, सिंधु का और कोकू वोंग का, काफी मिलता जुलता गेम है और सेम पेस के साथ ये दोनों खेलती हैं। और अगर वहां भी अगर मोर्चा फतेह कर लिया तो क्वार्टर फाइनल में ताई जू जिंग, मैं समझता हूं आपका चेहरा तनाव में आ गया होगा और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि ओलंपिक में यही वो खिलाड़ी थी जिसने पीवी सिंधु को आगे बढ़ने से रोक दिया था, और इसी खिलाड़ी से इनका मुकाबला होगा। और दूसरा जो हाफ है वहां पर से यंग कोरिया की खिलाड़ी, जिन्होंने लगातार बैक टू बैक इसी साल 3 खिताब जीते हैं। तो चुनौती बेशक यहां पर कैरोलिना मारिन नहीं है, चुनौती इतनी आसान होने वाली नहीं है पीवी सिंधु के लिए। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है BWF विश्व चैंपियनशिप में। बात करते हैं क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति ICC को उम्मीद है कि क्रिकेट अतिरिक्त खेल के रूप में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में स्थान पाने में सफल रहेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं क्रिकेट के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में शामिल किए जाने की। स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति आईसीसी को उम्मीद है कि क्रिकेट अतिरिक्त खेल के रूप में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल 2028 में स्थान बनाने में सफल रहेगा। आईओसी ने ओलंपिक 2028 के लिए 28 खेलों की प्रारंभिक सूची जारी की है, जिसमें स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी शामिल हैं। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और मॉडर्न पेंटाथलॉन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन खेलों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघों को ओलंपिक 2028 में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए 2023 तक का समय दिया गया है। इस सूची को अगले साल फरवरी में बीजिंग में आईओसी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जो कि महज औपचारिक होने की संभावना है। मेजबान शहर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल करने के लिए 2023 में अतिरिक्त खेलों का प्रस्ताव रख सकता है और आईसीसी को उम्मीद है कि इनमें क्रिकेट भी शामिल होगा। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और अमेरिकी फुटबॉल भी ओलंपिक 2028 में अतिरिक्त खेल के लिए दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो क्रिकेट को अगर ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाता है तो मनोज, भारतीय जो प्रशंसक है उनके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था और वहां पर सचिन तेंदुलकर ने शिरकत की थी। नई टीम बनाई थी उसमें, लेकिन जीत नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन क्रिकेट का एक अलग मजा है। क्रिकेट भारत में तो एक धर्म की तरह पूजा जाता है। बाकी खेलों का भी हम उतना ही सम्मान करते हैं, बल्कि ज्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो इसकी जो वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग है वो उससे जो है ओलंपिक भी प्रभावित हो सकता है। ओलंपिक को 4 पैसे मिलेंगे। तो मैं तो समझता हूं कि अगर कोई क्रिकेट शामिल किया जाता है, ना सिर्फ उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी बल्कि एक अच्छी मार्केटिंग भी होगी। बिल्कुल, और स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी इसमें शामिल हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी अलग इवेंट्स हैं। और अगर आपको याद हो 2000 के सिडनी ओलंपिक में ट्रैम्पोलिन को शामिल किया गया था। और सच बताऊं तो मुझे 2000 सिडनी ओलंपिक से पहले पता ही नहीं था कि ट्रैम्पोलिन होता क्या है। जी। उसमें गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर आप चढ़ते हैं और गद्दे पर जंप लगाते हैं और उसके बाद समरसॉल्ट करके वापस आते हैं। ऐसी सर्फिंग और ये सारी चीजें जो है एडवेंचरस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अब इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर शामिल करना अपने आप में स्वागत योग्य बात है। लेकिन जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया कि बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, इन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यही वो इवेंट्स हैं जिसमें भारत को ओलंपिक के मेडल मिलते हैं। भारोत्तोलन में तो आपको कर्णम मालेश्वरी से लेकर देखिए आप 2 मेडल भारत इसमें बटोर चुका है। बॉक्सिंग में भारत को मेडल मिल रहे हैं। अगर यहां पर कहीं संदेह की सुई अगर चल रही है इन दोनों खेलों पर, तो ये भारत के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। बात करते हैं इंडियन सुपर लीग आईएसएल की, जिसमें इस बंगाल का मुकाबला इस समय केरला ब्लास्टर्स से चल रहा है। और अगर हम इन दोनों टीमों के ऊपर देखें तो आज के मुकाबले में मनोज क्या कुछ होने वाला है? देखिए, दोनों टीमें कमजोर टीमें इस बार आकी जा रही हैं। खासकर ईस्ट बंगाल जो 11वें स्थान पर चल रही है और पिछले सीजन में भी इसने डेब्यू किया बॉटम पे है और तब भी वो 9वें स्थान पर थी और इस बार 11वें स्थान पर है। और केरला ब्लास्टर्स भी कोई बहुत ऊपर नहीं है, अभी तक एक ही मैच जीती है ओडिशा एफसी से और 8वें स्थान पर चल रही है। 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार उसको मिली है। एड्रिन लूना उसके एक अटैकिंग मिडफील्डर है, जो उरुग्वे से ताल्लुक रखते हैं। लैटिन अमेरिकी कंट्री का कोई खिलाड़ी आता है तो रोमांच तो बढ़ता ही है। और वहीं एंटोनियो पेरोसेविक जो कि क्रोएशिया से हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो इस मैच पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। और अभी थोड़ा सा अगर हम वक्त कहें तो 1 मिनट का वक्त और बचा है। थोड़ी सी चर्चा आपसे ये करना चाहते थे कि अगर हम आईएसएल के हम मुकाबले पर देखें तो एटीके मोहन बागान और चेन्नई एफसी के बीच कल जो मैच हुआ है, इस पे एक आपकी संक्षिप्त टिप्पणी दे देते हैं। देखिए, 1-1 से ड्रॉ रहा है मुकाबला। व्लादिमीर कोमन ने जो बराबरी सूचक गोल किया है 45वें मिनट में, वो वास्तव में काबिले तारीफ था और मोहन बागान की उम्मीदें उससे बिल्कुल ही समाप्त हो गई मैच को जीतने की। तो ये एक झटका मैं कहूंगा मोहन बागान के लिए खास तौर पर। और लिस्टन कोलाको ने जरूर 18वें मिनट में एक शानदार गोल करके बढ़त दिलाई थी, लेकिन वो बढ़त का कोई लाभ नहीं हुआ। और डिफेंस जो है मोहन बागान का वास्तव में बहुत ही कसा हुआ है। नहीं तो यहां पर एक झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी चेन्नई की टीम।
बिल्कुल, तो इस तरह से ये बात थी और इस समय मुकाबला चल रहा है ईस्ट बंगाल का केरला ब्लास्टर्स से। श्रोताओं, इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।